हे गाइस, वेलकम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। लास्ट सेशन के अंदर हम सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने पढ़ा कि सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है और उसके अंदर कुछ टर्म्स जो है वो देखी थी कि सैम्पलिंग क्या होता है, मेथड क्या होते हैं, उसकी फ्रेम क्या होती है, वगैरह वगैरह कुछ देखे। फिर हम इम्पोर्टेंट डिस्कशन पे गए कि भाई दो तरीके की सैम्पलिंग होती है, जो एक होती है प्रोबेबिलिटी बेस्ड और एक होती है नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड। जो हमने कल देखी थी वो प्रोबेबिलिटी बेस्ड देखी थी। अब आज जो वो हम नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड जो वो सैम्पलिंग देखेंगे। छोटा सा पार्ट है, कम ही टाइम लगेगा और उसके बाद में अपना क्या हो जाएगी, ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपन यहाँ तक देख चुके थे, देखो रैंडम और प्रोबेबिलिटी वाली और नॉन रैंडम एंड नॉन प्रोबेबिलिटी वाली। इसमें एक मल्टी स्टेज वाला और था जो हमने कल देखा नहीं था। तो मल्टी स्टेज में कुछ भी नहीं है कि हम स्टेज बाय स्टेज करते हैं। पहले हमने क्या किया, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग जो वो क्या कहते हैं, डिवाइड लार्ज पॉपुलेशन इनटू स्टेज टू मेक, मतलब पहले एक स्टेज के अंदर की सैम्पलिंग, फिर उसके बाद में आगे की प्रोसेस मोर प्रैक्टिकल। एक कॉम्बिनेशन ऑफ इसके अंदर किसका किया जाता है, स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, क्लस्टर सैम्पलिंग और सिंपल रैंडम सैम्पलिंग जो है उन सब का क्या किया जाता है, एक तरीके से कॉम्बिनेशन बनाया जाता है। इट इज़ यूजुअली यूज, अच्छा इन तीनों का यूज जो किया जाता है वो, और उसके बाद में ये फुल स्टॉप होना चाहिए। Let's say you wanted to find out which subject US school children preferred. A population list, a list of all US school children would near impossible to come by. So you can't take sample। मतलब इसके अंदर क्या होता है, जैसे देखो भाई स्टेज बाय स्टेज जो है वो चलते हैं, मतलब एक ही बार के अंदर सब कुछ नहीं करते। जैसे आपने कुछ ग्रुप बनाए, फिर ग्रुप के अंदर से रैंडम सैम्पलिंग की, तो ये इस तरीके से आपने स्ट्रेटाफाइड और ये इस तरीके से अलग अलग तरीके से की। इंस्टेंट यू डिवाइड द पॉपुलेशन इनटू स्टेट और फिर उसका सिंपल रैंडम सैंपल जो है वो ले लिया। फॉर द नेक्स्ट स्टेज यू माइट टेक ए सिंपल रैंडम सैंपल ऑफ स्कूल फ्रॉम विद इन दो स्टेट। पहले तो आपने क्या किया, पूरी पॉपुलेशन को वो अलग अलग राज्यों में बांट दी और उस राज्यों में से फिर आपने क्या कर दिया, आपने सिंपल रैंडम सैंपलिंग या जो उठा ली। क्लियर? तो यहाँ स्टेज वाइज होती है। यहाँ पर है जो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। आज छोटा सा पार्ट ये है, अपना ज़्यादा पार्ट जो वो आज करने के लिए है नहीं। नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड, प्रोबेबिलिटी के अंदर तो क्या था कि भाई अपन जो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट उसके हिसाब से कर रहे थे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल जो है वो इन वन विच इज ए केस ऑफ सैंपल इज चूजन इन सच ए मैनर दैट इट गिव्स यू इन्फॉर्मेशन फॉर द sample itself and make it possible to generalize the finding for the population with the certain degree of। देखो सीधा एग्जांपल समझाए, जैसे गांव के अंदर जो इंदिरा आवास जो वो किसे मिलेगा, ये दो तरीके कि भाई कैसे सेलेक्ट करें कि किसको मिले। तो एक तो तरीका क्या है कि हमने जो भी एलिजिबल कैंडिडेट है उन सब के नाम लिखे और उनमें से किसी एक का नाम है जो बच्चे से उठवा लिया, तो ये तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे हो गया। या फिर दूसरा हम क्या कर सकते हैं, कोई भी तरीका ले सकते हैं जो प्रोबेबिलिटी में नहीं हो। जैसे हमने क्या किया, जो गांव का वीडियो था उसको वीडियो को कहा कि भाई तुम जो है अपने हिसाब से सेलेक्ट कर लेना, या ये क्राइटेरिया रख दिया, इस क्राइटेरिया के हिसाब से जो सेलेक्ट हो वो सेलेक्ट कर लीजिए, उसके ऊपर हिसाब से बना दीजिए, या सरपंच का अधिकार होगा। तो यहाँ पर जो है वो क्या कर रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी नहीं ले रहे हैं, आप प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को छोड़ के कोई और तरीके से अगर आप सैम्पलिंग कर रहे हैं तो वो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हो गई। सच ए सैंपल इज आल्सो कॉल्ड ए पर्पजिव सैंपल, मतलब अपनी जो पर्पज है उसके हिसाब से अपन सैम्पलिंग करें। दिस काइंड ऑफ सैम्पलिंग इज प्राइमरली यूज्ड टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन मार्केट सर्वे टू नो द एटीट्यूड, ओपिनियन, बिहेवियर, रिएक्शन ऑफ इंडिविजुअल। दीज आर मेनी टाइप्स ऑफ द नॉन प्रोबेबिलिटीज के बहुत सारे तरीके, जिसमें से देखो कन्वीनियंस सैंपल, इनके नाम से ही पता चल जाएगा, जजमेंटल सैंपल, कोटा सैंपल और स्नोबॉल सैंपल और सीक्वेंशियल सैंपल। कन्वीनियंस का मतलब क्या है, कन्वीनियंस मतलब देखिए सीधा समझिए, कन्वीनियंस का मतलब क्या होता है, सहूलियत। भाई मुझे क्या करना है, एक कॉलेज के अंदर पढ़ने वाले जो है उन स्टूडेंट के ऊपर जो वो क्या करना है, मुझे कोई रिसर्च करना है। तो मैं एक कॉलेज के अंदर पढ़ाता हूँ, मैं क्या करूँ, सीधा उस कॉलेज के अंदर गया और उस कॉलेज के अंदर जो स्टूडेंट थे उनसे मैंने क्या किया, सर्वे किया, रिसर्च किया और उसके हिसाब से मैंने अपना डिसीजन जो वो ले लिया, मतलब उसको सैंपल सेलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर क्या है, मुझे लेने हैं यूथ का जो है उनका इंटरव्यू लेना, जो पढ़ रहे हैं उनका इंटरव्यू लेना, उसके हिसाब से कॉलेज स्टूडेंट चाहिए। लेकिन कॉलेज स्टूडेंट सेलेक्ट कैसे किए, जो मुझे सहूलियत थे, जो मेरी सहूलियत के हिसाब से मेरे पास अवेलेबल थे, मैंने उनको क्या कर दिया, सेलेक्ट कर दिया।
दूसरा क्या है, जजमेंट सैंपल। अब दूसरा तरीका क्या है, जैसे मैं मेरी इच्छा के अनुसार मुझे 100 स्टूडेंट सेलेक्ट करने, मैंने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं 3 तो इनको सेलेक्ट कर लेता हूँ, 5 इनको कर लेता हूँ, 10 इनको कर लेता हूँ, और 15 जो है वो फर्स्ट ईयर वालों को कर लूँगा, और 18 आर्ट्स वालों को भी ले लूँगा, और 22 जो वो साइंस वालों को ले लूँगा। ये इस तरीके से मैं जो है वो क्या कर रहा हूँ, मेरा खुद का जजमेंट, जो इन्वेस्टिगेटर है वो खुद अपने जजमेंट के हिसाब से सैंपल सेलेक्ट करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, जजमेंट सैंपल। कन्वीनियंस सैंपल, द कन्वीनियंस सैंपल इज सो कॉल्ड बिकॉज इट इज रिलेटिवली इजी टू obtain and contact. In this method, the investigator are usually asked and select the people for the interview in accordance with the instruction from the researcher. The benefit of convenience sample is that interviewer can usually get interview done quickly and cheaply. एक तो बहुत ज़्यादा जल्दी से मिल जाता है भाई, जो मेरे पास इजी अवेलेबल है मैं उन्हीं से पूछ रहा हूँ, तो इजी अवेलेबल मिल जाएगा तो आसानी से मिल जाएगा और सस्ते मिल जाएगा, मुझे कॉस्ट इनकर नहीं करनी होगी। अलग अलग कॉलेज में अगर मैं जैसे यूपी की कॉलेज में जा रहा हूँ, केरला के कॉलेज में जा रहा हूँ, वहाँ से रिसर्च कर रहा हूँ, तो वहाँ जाने आने की कॉस्ट वगैरह सब लगेगी, नहीं तो मैंने मेरी कॉलेज जिसके अंदर मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ से सीधा ले लिया। कन्वीनियंस सैम्पलिंग इज अप्रोप्रिएट फॉर एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, की एक्सप्लोरेटरी जो रिसर्च होती है उसके अंदर काम आता है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है। जजमेंटल सैंपल, इट मीन्स इट इज मेंट सैंपल इज सिमिलर टू दैट ऑफ कन्वीनियंस सैंपल, ये कन्वीनियंस के जैसा ही, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इन द जजमेंट सैंपल द रिसर्चर सेलेक्ट सैंपल दैट आर बिलीव्ड to represent the population in selection of the sample based on the knowledge of population and the characteristics by which it is sample is 3%. It is less costly and very useful for forecasting. सर मतलब समझाइए, दोनों में फ़र्क बताइए। देखो यूँ देखे तो दोनों एक जैसे दिख रहे हैं आपको कि भाई कन्वीनियंस के या जजमेंटल के। कन्वीनियंस में आप क्या कहेंगे, जो आपके पास अवेलेबल है, जो आसानी से अवेलेबल, आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे, चाहे वो पूरी तरीके से अप्रोप्रिएट है या नहीं है। लेकिन जजमेंट के अंदर आप क्या देखेंगे कि आप अपना जजमेंट ले रहे हैं, तो जजमेंट मतलब आप अपना निर्णय ले रहे हैं, तो कोई बहुत दूर है तो उसे भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आपके जजमेंट के हिसाब से उसे सैंपल में सेलेक्ट करना जरूरी है तो। क्लियर है। नहीं तो आप जो आपके नज़दीक में होंगे उसको सेलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी ज़रूरत हुई तो आप बाहर वाले को भी सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप निर्णय ले रहे हैं। कन्वीनियंस में क्या कर रहे हैं, आप सिर्फ यही निर्णय ले रहे हैं कि हाँ आसानी से मिल जाएगा, क्या आसानी से मिल जाएगा तो अपन इसको सेलेक्ट करेंगे। लेकिन जजमेंट में आप देख रहे हैं कि किसे सैंपल के अंदर लेना चाहिए। क्लियर है भाई यहाँ तक। इसके बाद में नेक्स्ट कोटा सैंपल, जो कल अपन ने बात की थी, उसके अंदर क्या होता है, फिक्स कैटेगरी वाइज अपन कोटा बना देते हैं। भाई ओबीसी से 10%, 20%, जो भी ओबीसी से, एससी से 20%, एसटी से 20% और जनरल से 20% और ईडब्ल्यूएस से 20%, इस तरीके से अपन ने क्या कर दिया, कोटा जो है वो सेलेक्ट कर लिया। तो अब इस सैंपल के अंदर क्या होगा, ओबीसी से इतने ही आएंगे, एससी से इतने ही आएंगे, एसटी से इतने ही आएंगे, जनरल से इतने ही आएंगे और ईडब्ल्यूएस से इतने ही आएंगे। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से कोटा सैंपल। कोटा सैंपलिंग इज लाइक स्ट्रेटाफाइड सैंपलिंग, उसमें भी ग्रुप बनाते हैं, यहाँ पे ग्रुप बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, कोटा सैंपलिंग द पॉपुलेशन इज कैटेगराइज्ड इनटू सेवरल स्ट्रा विच कंसिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेड साइज, जिसकी साइज पहले से तय होती है। भाई जैसे आप भर्ती के अंदर जब देखते हैं तो कि भाई इतने लोग हैं जो ओबीसी से आएंगे, इतने लोग जनरल से आएंगे, इतने ईडब्ल्यूएस से आएंगे, and the sample are considered too important for the population they represent. The advantage of quota sample is that it involves short time duration, less costly and give moderate representation of heterogeneous population. मतलब जो population बहुत बिक रही थी उसमें से सब तरीकों में से थोड़े थोड़े अपने पास डाटा आ गए। समझ पा रहे बात। स्नोबॉल सैंपल, स्नोबॉल सैंपल कुछ भी नहीं है, बहुत इजी सा, इसको याद रखिएगा। देखो स्नोबॉल
जो है वो नाम कैसे पड़ा है, तो नाम तो ऐसे पड़ा है कि भाई जैसे अपन कहीं मनाली वगैरह कहीं घूमने गए और वहाँ पर बर्फ़ देखी पहली बार राजस्थान से धूप से निकल के, तो वहाँ जब हमने बर्फ़ देखी तो हमने उसके गोले बना बना के फेंके। तो मैंने जैसे पहले दूसरे पे फेंका तो दूसरे ने फिर तीसरे फेंका, तीसरे ने चौथे फेंका, वैसा वैसा वहाँ से तो नाम लिया गया। बाकी स्नोबॉल जो है वो क्या है, ये कहता है कि भाई देखो रिसर्चर जो है उसको क्या करना है, सैंपल सेलेक्ट करना है, डाटा सेलेक्ट करना है। जैसे मुझे कुछ ऐसी डिटेल जो है वो इन्फॉर्मेशन चाहिए सब किसी ऐसी बीमारी के बारे में, अब मुझे पता नहीं मैं कहाँ से सेलेक्ट करूँ। तो मैं मेरे जोधपुर के अंदर जो मेरे पास जैसे जान पहचान कोई डॉक्टर थे, मैं उनके पास गया, मैंने कहा कि यार सर जी मुझे जो है वो मान लीजिए इस डेंगू के बारे में कुछ रिसर्च करनी है, तो उस बारे में मुझे चाहिए कि भाई ये जो है इसमें क्या क्या चीज़ें वगैरह वगैरह सब जानना चाहता हूँ। तो उन्होंने मुझे थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी और उन्होंने कहा देखो यहाँ पर तो ऐसा डेंगू का कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, अब जयपुर चले जाइए, वो जो है वो और ज़्यादा डिटेल आपको दे पाएंगे। तो यहाँ से जितनी डिटेल ली वो ली, उसके बाद मैं जयपुर चला गया। जयपुर गया और जयपुर के बाद में मैंने वहाँ पर जितना जो डॉक्टर थे उनसे मिला और उन्होंने जो जो इन्फॉर्मेशन दी वो मैंने वहाँ से कलेक्ट की। और फिर उसके बाद में उन्होंने कहा क्या दिल्ली के अंदर इसके ऊपर ये जो डॉक्टर है वो रिसर्च कर रहे हैं, तो आप उनके पास जाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी डिटेल मिलेगी। तो मैं वहाँ दिल्ली चला गया। तो यहाँ पर क्या होता है, जो डाटा कलेक्शन होता है वो धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ता रहता है। समझ पा रहे हैं बात? जैसे एक छोटी सी स्टोरी भी सुना देता हूँ आपको। जैसे भाई एक जो है गुरु है वो क्या करता है, अपने जो उसके दो शिष्य होते हैं, दो चेले होते हैं, तो वो दोनों उससे पूछते हैं कि भाई गुरु से पूछते हैं कि हमें ज्ञान जो है वो आप कब देंगे, ज्ञान कब देंगे। गुरु कहते हैं सही समय आने दो, मैं जरूर दूंगा। तो फिर एक बार अमावस की रात होती है, तो वो अपने दोनों चेलों को कहता है कि ये जो है वो आपको इस टाइम ये सामान लेके पास वाले गांव के अंदर पहुंचाना है। अब अमावस की रात और कुछ भी नहीं होता है, तो उनको कहता है कि आप दीपक लेके चले जाइए, लेकिन आप जाओगे दोनों अलग अलग रास्ते से, और दोनों रास्ते जो होते हैं उनके ऊपर कांटे वगैरह होते हैं, बहुत बुरी हालत होती है। सुबह जब गुरु उठता है तो एक जो है वो चेला वहाँ जाके आ चुका होता है, एक वहीं खड़ा होता है। तो जो वहाँ खड़ा होता है उससे पूछते हैं कि तुम गए क्यों नहीं। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास दीपक इतना सा था और रास्ता इतना लंबा था, तो मैं कैसे रवाना होता। दूसरे वाले से कहा कि तुम्हारे लिए भी तो रास्ता लंबा था और ये दीपक तो इतना ही था, रोशनी इतनी थी, तो तुम कैसे चले गए। तो उन्होंने कहा कि मेरी ज़रूरत के जितना तो रोशनी मेरे पास थी, मुझे कितना चाहिए था, रास्ते में मैं थोड़ा आगे चलूँ, 10 कदम चलूँ, उतने तक का मुझे देखना था, उतना मुझे दीपक दिखा रहा था। जैसे जैसे मैं 10 कदम आगे बढ़ रहा था रोशनी फिर 10 कदम आगे बढ़ रही थी, फिर 10 कदम आगे बढ़ रहा था, फिर रोशनी आगे बढ़ रही। तो ये इस तरीके से स्नोबॉल और लाइफ के अंदर भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एकदम से पूरा बड़ा पहाड़ जो वो हाथ में नहीं आएगा। आप भर्ती शुरू करते से एग्जाम जो वो पढ़ने से शुरू करते से आप सीधा देखते हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ वगैरह ये, और फिर चिंता में आते हैं वगैरह वगैरह, नहीं। जैसे जैसे स्टेप बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ते जाओगे, आगे उजाला होता जाएगा, आगे आपको और नई इन्फॉर्मेशन मिलती जाएगी और आपका ज्ञान गहरा होता जाएगा। क्लियर है? कई बार स्टूडेंट जो क्या होता है, एक भर्ती दी और उन्होंने उसमें सेलेक्ट नहीं हुए और फिर वो एकदम से चिंता में आ जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आपका हो सकता है कि पहला कदम है, जिससे आप कोई बड़ी भर्ती के लिए आपको लिए भगवान ने आपको किसी बड़ी भर्ती के लिए बनाया है, तो आप हो सकता है कि ये पहला कदम है, यहाँ तक पहुँचोगे तो आगे आपको और रोशनी दिखेगी। तो जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको आगे रोशनी मिलती जाएगी। जैसे जैसे रिवीजन मल्टीपल रिवीजन होते जाते हैं वैसे वैसे आप क्या करते जाते हैं और ज़्यादा अच्छे से क्लियरिटी आती है। एक चीज़ जो पहली बार पढ़ोगे वो क्लियरिटी आएगी, फिर उसी को आप दूसरी बार पढ़ोगे फिर और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी, तीसरी बार पढ़ोगे और ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, स्नोबॉल। इन स्नोबॉल सैम्पलिंग द इन्वेस्टिगेटर इंकरेजेज द रेस्पोंडेंट टू गिव ए नेम्स ऑफ द अदर। वो कहता है कि उसको कहता है कि भाई तुमने इन्फॉर्मेशन दी जो दी, उसके बाद में बताओ कि और कौन है जिसके पास जाता हूँ तो वो मुझे और इन्फॉर्मेशन देगा। इट कंटिन्यू ग्रोइंग इन द साइज एंड द चेन, और वो चेन जो बनती रहती है और इस तरीके से रिसर्चर जो वो नेटवर्किंग चेन बना बना के इन्फॉर्मेशन आगे लेता रहता है। सीक्वेंशियल सैम्पलिंग कुछ भी नहीं है, आसान सा है। इन सीक्वेंशियल सैम्पलिंग ए सीक्वेंस ऑफ द वन और मोर सैंपल इज टेकन फ्रॉम द ग्रुप। वंस द ग्रुप हैज बीन सैंपल्ड ए हाइपोथेसिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड, सी वेदर द। देखो सीक्वेंशियल क्या होता है, एक जैसे अपने ग्रुप सेलेक्ट किया या फिर कुछ भी जो सेलेक्टेड सैंपल सेलेक्ट किया उसके ऊपर अपन हाइपोथेसिस किया, चेक किया वगैरह सब कुछ चेक किया। अगर सही हो गया तब तो ठीक है, नहीं हुआ तो अपन वापस दोबारा सैंपल करेंगे, फिर वापस जो उसके हिसाब से हाइपोथेसिस चेक करेंगे, फिर लगेगा कि सही है या नहीं है। अगर सही हो गया तो रुक जाएंगे, नहीं हुआ तो फिर वापस आगे और बढ़ेंगे, ऐसा सीक्वेंस। सैंपल डिजाइन प्रोसेस, ये ध्यान समझिएगा, सैंपल का डिजाइन जो वो किस तरीके से करते हैं।
सबसे पहले तो पता करते हैं पॉपुलेशन। जैसे कि आप रिसर्च किसकी करना चाहते हैं, जैसे मैं इंडिया की सारी पॉपुलेशन की करना चाहता हूँ, पूरी जनता के बारे में जानना चाहता हूँ, तो मेरे लिए तो ये तो क्या हो जाएगा, सबसे पहला पॉपुलेशन। फिर उसके बाद में मुझे सैंपल लेना होगा। सैंपल मतलब मैं पूरे भारत का तो कर नहीं सकता। अब सैंपल सेलेक्ट करते वक्त अगर मेरे पास पॉसिबल है तो मुझे क्या करना चाहिए, एप्रोप्रिएट सैम्पलिंग फ्रेम रखनी चाहिए कि कितना सैंपल लेना, ये मेरे पास होना चाहिए। और वो होने के बाद डिसाइड वेदर टू यूज प्रोबेबिलिटी सैंपल और नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपल, सैंपल कैसे लिया जाए। और फिर सेलेक्ट सैम्पलिंग मेथड। हमने कहा कि प्रोबेबिलिटी से करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी में भी तो 5-6 मेथड है, उसमें से कौन सा मेथड है जो फॉलो करना चाहते हैं। डिफाइन द पॉपुलेशन। अब इसके अंदर जो वो आप पढ़ लीजिएगा, इसके अंदर कोई आपको खास दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि जो ऊपर अपन ने यहाँ तक जो पढ़ा है ना, वो सेम का सेम ही है जो यहाँ लिखा है सारा का सारा। ये यहाँ से आइए, एरर्स इन सैम्पलिंग, कि सैम्पलिंग के अंदर एरर किस तरीके से आते हैं। देखो एरर्स इन सैम्पलिंग है, बाकी ये हेडिंग जो वो एरर के बारे में। गलतियाँ, अब गलतियाँ क्या होती है, एरर जो वो हमने 2 कैटेगरी में बांट रखे हैं। एक तो सैम्पलिंग एरर, एक नॉन सैम्पलिंग एरर। पहला एरर क्या है, ऐसा एरर जो हमने एरर क्या हुआ, सैंपल साइज की वजह से हुआ या सैंपल की वजह से हुआ। देखो 1000 लोगों को आपको चेक करना था, समझिएगा, यूँ समझिएगा कि 1000 पेज की आपकी बुक थी, क्लियर है। उस 1000 पेज की बुक को आपको पूरा पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, आपको आलस आ रहा था और आपने कहा कि यार 1000 जो पेज की बुक है वो तो पढ़ना मुश्किल है। आपने कहा ज़्यादा से ज़्यादा मैं 200 पेज है जो सेलेक्ट करके पढ़ सकता हूँ। आप किसी के पास गए और उनको कहा कि आप मुझे टिक करके बता दीजिए कि मैं कौन से 200 पेज है जो पढ़ूँ ताकि मेरे मार्क्स जो वो ठीक है। उन्होंने क्या किया, आपको 200 पेज सेलेक्ट करवाए और वो 200 पेज सेलेक्ट करके आप एग्जाम में चले गए। अब 2 सिचुएशन हो सकती है, आपने जो 200 पेज जो पढ़ के गए थे, उन्हीं 200 पेज में से क्वेश्चंस जो वो पूछे गए। जो आप 200 पेज पढ़ के गए थे, उन्हीं 200 पेज में से क्वेश्चंस पूछे गए। पहली प्रोबेबिलिटी तो ये क्लियर। दूसरा है कि आपने जो 200 पेज पढ़ के गए उनमें से क्वेश्चन नहीं पूछे गए और कोई और 200 पेज जो थे उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। तो अगर आपने जो सेलेक्ट किए उन्हीं पेज से क्वेश्चन पूछे गए, तब तो इसका मतलब आपने जो सैंपल लिया था वो सही है। लेकिन अगर आपने जो पेज सेलेक्ट किए उनमें से नहीं और किसी दूसरे से किए थे, तो इसका मतलब क्या है, आपने जो सैंपल लिया वो गलत ले लिया। इस वजह से इसे क्या कहेंगे, सैम्पलिंग एरर। कि आपकी रिसर्च जो वो सही होती अगर आप सैंपल सही सेलेक्ट करते, लेकिन आपने सैंपल क्योंकि गलत सेलेक्ट कर लिया, उसकी वजह से कुछ अलग है। भाई पूरी पॉपुलेशन चेक करनी चाहिए थी, पूरी पॉपुलेशन चेक करते तो सबसे 100% सबसे एक्यूरेट जो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती वो वहीं से मिलती। पॉपुलेशन पूरी चेक करते लेकिन वो कर नहीं पाते हैं। इस वजह से हम क्या करते हैं, सैंपल सेलेक्ट करते हैं। सैंपल सही सेलेक्ट करें, मतलब सैंपल वो हो जिसमें पॉपुलेशन के सारे कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल हो, ऐसा सैंपल होना चाहिए। अगर हम सैंपल गलत सेलेक्ट करते हैं और उस वजह से हमारा जो है वो एरर आ जाता है, तो उससे हम क्या कहते हैं, सैम्पलिंग एरर। इसके अलावा कोई और एरर आ जाता है, जैसे आपने वो 200 पेज पढ़े, क्वेश्चन उन्हीं 200 पेज में से आए, लेकिन आपने जो है वो वहाँ जाके भूल गए, क्लियर है। या फिर आपने जो 200 पेज सेलेक्ट किए उन्हीं 200 पेज में से आए, लेकिन आपने वो 200 पेज भी नहीं पढ़े, तो ये क्या है, नॉन सैम्पलिंग एरर। सैंपल तो सही लिया था, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके अलावा कोई और एरर आ गया जिस वजह से ये हो गया, क्लियर। एरर्स इन सैम्पलिंग, देखो अब ये जो है वो देखते हैं। मैनी मिस्टेक्स एंड एरर इन सोशल साइंस रिसर्च हैपन बिकॉज ऑफ द मिसलीडिंग एंड बायस्ड सैम्पलिंग। ए सैंपल विच डज नॉट रिप्रेजेंट ए पॉपुलेशन इज कॉल्ड ए बायस्ड सैंपल। एक ऐसा सैंपल जो आपका जो पॉपुलेशन है उसको रिप्रेजेंट नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, बायस्ड सैंपल। जैसे आपके जो मान लीजिए क्लास है, उसके अंदर जो वो टीचर है उसको कहा कि आपकी क्लास के स्टूडेंट जो उनके बारे में हम पता करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि ठीक है। उन्होंने कहा कि 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट से पता करके, उन्होंने कहा 100 को चेक नहीं कर सकते, हमें आप क्या कर दीजिए 10 स्टूडेंट भेज दीजिए, हम उनको जो है वो क्वेश्चन पूछ के पता करेंगे। अब उन्होंने 10 जो वो टीचर ने क्या किया, जो इंटेलिजेंट थे उन्हीं 10 को जो सेलेक्ट करके भेजा, तो ये क्या है, बायस्ड सैंपल। मतलब ये सैंपल ओरिजिनल पॉपुलेशन में कैसे, सब तरीके के एवरेज स्टूडेंट भी है और बेवकूफ़ स्टूडेंट भी है, मतलब पढ़ने में कमजोर, बेवकूफ़ तो नहीं कह सकते सॉरी, मतलब पढ़ने में कमजोर भी है, पढ़ने में होशियार भी है, पढ़ने में एवरेज भी है, सबके सब है।
हो सकता है पढ़ने में कमज़ोर हो, वो कोई और फील्ड में अच्छा हो, वो कोई ऐसा नहीं कह सकते कि भाई वो नहीं है, मतलब सही नहीं है, तो वो पढ़ने में हो सकता है कमज़ोर हो। तो ऐसे अलग अलग तरीके के स्टूडेंट हैं, लेकिन टीचर ने क्या किया, जो पढ़ने में सही है उन्हीं को भेजा। तो ये क्या है, बायस्डनेस, समझ पा रहे हो, मतलब एक तरीके का पक्षपात हो गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, बायस सैंपल। अकॉर्डिंग टू यूले और कैंडल जो इन्होंने दिया था, बायस में बी ड्यू टू इम्परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट्स, द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द ऑब्जर्वर, डिफेक्टिव टेक्निक एंड अदर केसेस। बहुत सारे कारणों से हो सकता है, लाइक एक्सपेरिमेंटल एरर, इट इज डिफिकल्ट टू एलिमिनेट एंटायरली। अब ये पूरा का पूरा तो हम नहीं हटा सकते, ठीक है, लेकिन हम इसे क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं अगर हम इसका पूरा ध्यान दें तो। क्लियर है। तो एरर को दो भागों में बांटा है, सैम्पलिंग एरर और नॉन सैम्पलिंग एरर। जैसे अपन पहले सैम्पलिंग एरर के बारे में बात करते हैं। बाय डेफिनेशन देखो, सैम्पलिंग एरर के बारे में हम बात कर चुके हैं, भाई सैंपल जो हमने गलत सेलेक्ट किया। यू हैव कलेक्टेड ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन, you have less than a complete information about the population. This is in turn means that there is a chance that the sample statistics you calculate, जो भी आपने मीन वेरिएबल कैलकुलेट किया, may not be unbiased estimate of the population parameter. आपने क्या किया, एक सैंपल सेलेक्ट किया, उस सैंपल के बेसिस पे आपने क्या किया, जो आपका पॉपुलेशन है उसके बारे में आपने कहा कि भाई ये हमारी पॉपुलेशन जो वो इस तरीके की होगी। मतलब कि ये सैंपल का मीन 10 है, तो आपने कहा पॉपुलेशन का मीन 10 होगा, लेकिन आपने सैंपल गलत सेलेक्ट कर लिया, उस वजह से सैंपल का मीन और पॉपुलेशन के मीन के अंदर रात दिन का फर्क है। तो ये क्या है, सैंपलिंग में प्रॉब्लम या वेरिएंस में किसी तरीके से इस तरीके कैलकुलेट की गई। द एरर इन द सैंपल एस्टिमेट इज नॉट एन इंट्रिंसिक इम्पेंडिमेंट टू एनालाइज, मतलब कि इस एरर की वजह से क्या होता है, दिस एरर इन द सैंपल एस्टिमेट इज नॉट इंट्रिंसिक, मतलब इस वजह से फिर आगे तकलीफ आएगी। कैसे, द प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग थ्योरी अलाउज यू टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ एरर गिवन इन द पर्टिकुलर सैंपल साइज सैंपलिंग मेथड। अब हमने गलत सेलेक्ट किया है सैंपल, इसकी वजह से कितना मिस्टेक हुआ है, कितना एरर आया है, इसको हम कैसे पता करें। तो उसके लिए हमारे पास कुछ मेथड होते हैं, कुछ फॉर्मूले होते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, ऐसा पता कर सकते हैं। इन जनरल टर्म सैम्पलिंग एरर फॉर द स्टैटिस्टिक्स कैन बी डिफाइंड एज, इसे हम क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड एरर कहते हैं। वो क्या है, एस डी डिवाइडेड बाई अंडरवुड एन, वेयर एन जो है वो रेफर है नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट सैंपल साइज। सैंपल के अंदर आपने 25 जो स्टूडेंट सेलेक्ट किए होती है 25 आ जाएगा। एज द सैंपल साइज इंक्रीजेज, जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे आपके सैम्पलिंग एरर कम होंगे। जैसे आपने 1000 पेज की बुक में से आप 200 पेज है जो सेलेक्ट करके पढ़ रहे थे, अब आपने धीरे धीरे उसमें से 300 पेज पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके क्या हो जाएंगे, सैम्पलिंग एरर के चांस गड़बड़ कम हो जाएंगे। मतलब जो आपने पढ़ा उसमें से आने के चांसेस, जो भी आपने पढ़ा उसमें से आने के चांसेस जो वो ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे ही आप 400 पढ़ेंगे और चांस ज़्यादा हो जाएंगे, 500 पढ़ेंगे और चांस ज़्यादा हो जाएंगे, 600 पढ़ेंगे और चांस ज़्यादा होंगे। पूरे 1000 पढ़ लिए तो फिर पूरा उसी में से ही आएगा जो आपका पढ़ा उसमें से। समझ पा रहे बात। तो जैसे जैसे सैंपल साइज इंक्रीज होगी वैसे वैसे स्टैंडर्ड एरर जो है वो क्या होगा, कम होगा। एज द वेरिएंस और डिस्पर्सन और स्टैटिस्टिक्स इंक्रीज सो डज नॉट सैम्पलिंग एरर। सैम्पलिंग एरर डिक्रीजेज रैपिडली एज द सैंपल साइज इंक्रीज, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे कम होता जाएगा। इसका एक ये भी फॉर्मूला आप याद रखिएगा भाई, स्टैंडर्ड एरर जो है वो कैसे, P इंटू 1 माइनस पी जो है उसके हिसाब से भी सेलेक्ट करते हैं। P जो है परसेंट द प्रपोर्शन ऑफ सक्सेस फेवरेबल रेस्पोंडेंट दोज हु रिसीव्ड द बेनिफिट, और Q जो है वो क्या है, फेलियर जो इन्होंने बेनिफिट जो वो नहीं रिसीव हुआ। N जो टोटल नंबर ऑफ रेस्पोंडेंट है, और स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स ग्रेटर देन P, और इसके हिसाब से अपन करते हैं 50% के हिसाब से ये कैलकुलेट किया जाता है। उसके बाद में आता है नॉन सैम्पलिंग एरर। नॉन सैम्पलिंग एरर मतलब सैम्पलिंग के अलावा किसी और वजह से जो भी एरर आएंगे वो क्या होंगे, नॉन सैम्पलिंग एरर होंगे। बिफोर डिस्कसिंग हाउ टू डिटरमाइन सैंपल साइज वी ब्रीफली रिव्यू अदर सोर्स ऑफ द एरर इन सर्वे। और क्या क्या हो सकते हैं, जैसे ये मेजरमेंट एरर कॉज्ड बाय द पुअरली रिटन क्वेश्चन, पुअरली डिजाइंड क्वेश्चनियर, रेस्पोंडेंट एरर इन कंप्लीटिंग क्वेश्चन एंड सो ऑन। हमें जो उनसे इन्फॉर्मेशन लेनी थी वो इन्फॉर्मेशन हमने सही से नहीं ली। मान लीजिए हम जो कोई बीमारी जो है, मान लीजिए कोरोना के बारे में जो पता करना चाह रहे थे कि इसके सिम्टम क्या है, अब उसके जो क्वेश्चन पूछे उसमें हमने ये क्वेश्चन ही नहीं रखा कि क्या आपको हेडेक होता है या नहीं होता है, सर दर्द होता है या नहीं होता है, जबकि ये उसका एक प्राइम लक्षण हो सकता था, लेकिन हमने ये क्वेश्चन के अंदर उसको सेलेक्ट ही नहीं किया और ये क्वेश्चन उससे पूछा ही नहीं। या फिर
कि और कोई भी तरीके का, जैसे कि आपको उसके बाद में रिकवरी के बाद में 10 से 15 दिन बाद में तो कहीं प्रॉब्लम नहीं होती है, तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि वहाँ प्रॉब्लम हो रही है जो हमें जानना चाहिए था, लेकिन हमने उनसे क्वेश्चन नहीं पूछा और उस वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ऐसा इसकी वजह से कोई कारण हो गया। या नॉन रेस्पॉन्ड एरर, मतलब हमने क्वेश्चन पूछा, आगे वाले ने आंसर ही नहीं दिया। नॉर्मली अपने पास भी बहुत सारे मेथड जो है वो आते हैं कि भाई फीडबैक दीजिए, अपन कोई भी ऐप यूज करते हैं तो, लेकिन अपन फीडबैक नहीं देते हैं। डाटा कोडिंग एरर कॉज्ड बाय द एरर इन कोडिंग और एंटरिंग द डाटा, डाटा लिया सही था लेकिन उसको सही तरीके से एंटर नहीं किया, तो उस वजह से भी प्रॉब्लम आ सकती है। ऑफ दीज एरर सोर्सेज द फर्स्ट टू आर टिपिकली मोर सीवियर। द मेल सर्वे नॉन रेस्पॉन्स एरर जो वो बहुत ज़्यादा होता है। आपके मेल के ऊपर भी आपको भी पता होगा कि आपके ऊपर कितने जो फीडबैक के लिए आपसे पूछे जाते हैं, लेकिन आप जो उनका जवाब नहीं देते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल साइज, की सैंपल साइज जो उसे कैसे सेलेक्ट करें, दो तरीका। एक तो पहला क्या कर सकते हैं आप, फॉर्मूले के बेसिस पे या फिर आप टेबल के बेसिस पे। सिंपल सा फॉर्मूले आपको दोनों याद रखने होंगे। एक तो फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला है, और एक ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किस तरीके से, ये इनके सारों के जो है दे रखा है, ये जेड दे रखा है। अब इसको बताता हूँ मैं क्या होता है जेड वगैरह। देखो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से अगर देखें तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसके अंदर क्या होता है, दो चीजें, दो वर्ड समझिएगा। एक तो कॉन्फिडेंस लेवल और एक होता है सिग्निफिकेंस लेवल। देखिए कॉन्फिडेंस लेवल का मतलब क्या है, जैसे आप चाहते हैं कि आपकी जो वैल्यू है, जैसे आपने कोई भी एक तरीके का, जैसे कि जो आप क्या रिसर्च करना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए नवरत्न तेल लगाने वालों के जो है वो बाल जल्दी गिरते हैं, ये आप रिसर्च करना चाहते हैं ना, जल्दी जाते हैं, ये आप रिसर्च करना चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं कि भाई आपने जैसे 1000 लोग हैं जो उनके ऊपर रिसर्च किया और आपने कहा, आपने एक हाइपोथेसिस लिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मतलब नवरत्न तेल लगाने का और बाल गिरने का कोई ऐसा आपस में रिलेशन नहीं है। ये आपने एक हाइपोथेसिस लिया और अब आप उसको चेक करना चाहते हैं। आपने देखा था कि ये जेड का जो टेबल होता है उसके अंदर, ये जेड जो होता है, सॉरी टेबल नहीं, जेड का जो डायग्राम होता है उसमें 50% नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, 50% एरिया इधर होता है और 50% एरिया इधर होता है। और हमने इधर भी देखा था कि प्लस माइनस अगर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो क्या होगा, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो क्या होगा, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन करें तो क्या। अब यहाँ पर समझिएगा, जब आपने 1000 जो है वो आपने सेलेक्ट किए, अब 1000 में से हो सकता है कि 5 जो है उनके जो है वो ऐसा है कि वो कह रहे हैं कि नहीं हमें तो बाल इसकी वजह से गए, और बाकी के 995 जो वो उसमें से 990 जो कह रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, और 5 हुए उनको उन्होंने कहा कि हमें कोई पता नहीं, और अब आप उसकी रिसर्च कर रहे हैं तो क्या करें। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल तय करते हैं। कॉन्फिडेंस लेवल मतलब कि अगर इतने लोग आपकी जो हाइपोथेसिस है उसके सपोर्ट में आ गए तो आप मान लेंगे कि हाँ ठीक है, क्लियर है। तो आपने कहा कि मैं 95% जो वो कॉन्फिडेंस लेना चाहता हूँ, मतलब 95% में कॉन्फिडेंट होना चाहता हूँ। मैं जो कह रहा हूँ, मतलब मैंने जो कंक्लूजन निकाला, सॉरी मैं जो कह रहा हूँ वो नहीं, हाइपोथेसिस, मैंने जो कंक्लूजन निकाला, जो भी बाल गिरते हैं या नहीं गिरते हैं, वो जो भी मैंने कंक्लूजन निकाला वो कंक्लूजन सही है। मैंने जो कंक्लूजन निकाला वो सही है। इसमें मुझे क्या चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। कितना कॉन्फिडेंस चाहिए मुझे, 95%। 95% चाहिए, इसका मतलब क्या, 5% क्या है, सिग्निफिकेंस लेवल। सिग्निफिकेंस लेवल मतलब कि 95% तो आप कॉन्फिडेंस है, मतलब 5% आपकी क्या है, सिग्निफिकेंस है, मतलब रिस्क है कि भाई आपने जो डिसीजन लिया, आपने जो कहा, आपने जो लास्ट में माना और जो एक्चुअल में जो है वो दोनों में फर्क है, उसके चांसेस कितने, 5%। आप और ज़्यादा अच्छी रिसर्च करना चाहते हैं तो आपने क्या कहा कि मैं जो वो 99% जो कॉन्फिडेंस चाहता हूँ। मतलब क्या होगा, मुझे एरर कितना चाहिए, सिर्फ 1%। समझ पा रहे हैं। सिग्निफिकेंस का मतलब क्या, इसको कैसे पढ़ोगे, सिग्निफिकेंस लेवल कि जो एरर है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं। जो एरर आपका आया है, जो मतलब आपने जो डिसीजन लिया और जो एक्चुअल डिसीजन, उन दोनों में डिफरेंस है। जो एरर आया, क्या वो एरर जो है वो सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अगर वो सिग्निफिकेंट है तो उसे हम क्या कहेंगे, सिग्निफिकेंट, और वो सिग्निफिकेंस लेवल होगा। तो अगर 1% आप जो है वो
कॉन्फिडेंस लेवल अगर 99% लेना चाहते हैं, मतलब 1% जो सिग्निफिकेंस लेना चाहते हैं, मतलब आप क्या करना चाहते हैं 2.58 एरिया जो वो कवर करना चाहते हैं। ये अपन ने देखा था, प्लस माइनस जो 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह देखा था। अगर आप 95% कॉन्फिडेंस लेवल लेना चाहते हैं और 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस रखेंगे, 95% कॉन्फिडेंस मतलब 5% सिग्निफिकेंस लेवल रख सकते हैं, तो 1.96 एरिया जो है, देखिए एरिया जो है वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर 5% मतलब कि ये 95% एरिया कवर करना चाहते हैं और 95% एरिया कवर करना चाहते हैं, मतलब ये जो एरिया इसकी वैल्यू जो टोटल कितनी आती है वैल्यू 1.96। अगर आप 1% करना चाहते हैं, मतलब कि यहाँ तक का एरिया मान लीजिए ये 1% का बनता है, तो आप यहाँ तक का एरिया जो वो कवर करना चाहते हैं, तो यहाँ तक का मान लीजिए आपका जो है वो एरिया 2.58% आता है। क्लियर है? तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे। ठीक है, ये एक तो सीधा तरीका ये है, और दूसरा तरीका क्या है, आप क्या करें, एक जो टेबल आती है उस टेबल के हिसाब से कर लीजिए। टेबल जो होता है उसमें जैसे पॉपुलेशन साइज कितने उसके हिसाब से फॉर्मूला होता है कि अगर पॉपुलेशन साइज 100, ये याद करने की जरूरत नहीं, बस एक यह ध्यान रखना होना चाहिए कि भाई एक जो है वो तरीका है हम फॉर्मूले से करें और एक जो होता है वो इस तरीके से करें। क्लियर? तो ये जो है आपका पूरा का पूरा पोर्शन था किसका, यहाँ तक का। ये आपके क्लास नोट्स जो है वो मैं अपडेट कर दूंगा आज, जो वो आपके सारे नोट्स जो वो अपडेट कर दिए जाएंगे। और सैम्पलिंग एंड लार्ज सैंपल टेस्ट, पहला सैम्पलिंग के सैंपल टेस्ट अभी पढ़ने हैं ना, ये तो नाम जो पूरा डिटेल में, बाकी अभी ये टेस्ट पढ़ने अपने को। पॉपुलेशन पढ़ा, पॉपुलेशन को किस तरीके से क्या कहा जाता है, यूनिवर्स वगैरह कहा जाता है। सैंपल के बारे में पढ़ा, सैंपल के कुछ वर्ड देखे कि सैम्पलिंग क्या होता है, उसके बाद में सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग मेथड क्या होते हैं वगैरह वगैरह देखा। फिर सैम्पलिंग मेथड के अंदर हमने देखे प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, नॉन प्रोबेबिलिटी पे बेस्ड, सिंपल के अंदर 2, फिर कुछ और देखे स्ट्रेटाफाइड क्लस्टर वगैरह देखे, फिर नॉन रैंडम के अंदर देखे कन्वीनियंस जजमेंट वगैरह जो आज के सेशन के अंदर देखे। फिर हमने देखा कि सैम्पलिंग का जो है वो प्रोसीजर क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होते हैं, स्टेप याद रखिएगा। फिर उसके बाद में एरर देखे, एरर के अंदर सैम्पलिंग और नॉन सैम्पलिंग एरर कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो देखे, और उसके बाद में इनको कैसे चेक किया जाता है, सैंपल साइज कैसे डिसाइड की जाती है वो देखा। क्लियर? तो ये यहाँ तक का हमने देखा, तो यहाँ तक का आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा, बाकी का अपन कल देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।